हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा बाबू, क्या हाल है आप लोगों का। और आज से हम लोग एक नया सीरीज का बउआ क्या करेंगे, आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। इसलिए हम लोग क्लास 8 के साइंस के बुक में इसको पढ़ा जाता है बउआ, ठीक है ना। लगभग सारे क्लास में ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। मतलब यह चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि प्लांट और एनिमल को कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे। क्या क्या कारणों मतलब कारण है जिससे प्लांट और एनिमल क्या हो रहा है हुआ, तो विलुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं, जानवर को मार रहे हैं। क्या क्या कारण है, सारे चीजों के बारे में इस चैप्टर में हुआ पढ़ना है, जानना है, समझना है हम लोगों को, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का मतलब होता है कि पेड़ पौधा और एनिमल को संरक्षित हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में इस चैप्टर में विस्तारित से हम लोगों को क्या करना है, जानना है, समझना है। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 है ये, ठीक है। इसका पार्ट आएगा बउआ, मतलब जितना पार्ट में ये चैप्टर, मतलब हमको लग रहा है 10 पार्ट से खत्म, कम में खत्म हो जाएगा। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोगों को देखना है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन और उसके कारण। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि डिफॉरेस्टेशन उसको बोला जाता है जिसमें हम लोग पेड़ पौधा को काटते हैं बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में। यानी कि एक पेड़ काटेंगे तो उसको डिफॉरेस्टेशन नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक पेड़ के लिए भी डिफॉरेस्टेशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। उस पेड़ के लिए बोल देंगे हम लोग। लेकिन जब मान लीजिए वो एक बहुत बड़ा जंगल है, उसको हम लोग क्या किए, साफ कर दिए, तो वह लार्ज स्केल पर जब ट्री का कटिंग किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, तो डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। चलिए तो इसका एक डिफिनेशन देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन इट इज लार्ज स्केल ऑफ कटिंग एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है वह एक बड़े मात्रा पे क्या चीज का कटिंग होता है, तो बुआ फॉरेस्ट का कटिंग होता है, ठीक है। वेयर ट्री आर रिमूव्ड एंड द लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट, न्यू फॉरेस्ट। बोल रहा है कि हम लोग पेड़ को बहुत ही भारी मात्रा में काटते हैं, क्या चीज करने के लिए, तो बुआ उस लैंड को मतलब साफ कर देते हैं, जंगल को साफ कर देते हैं, और फिर से उस लैंड को दोबारा हम लोग फॉरेस्ट लगाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। मान लीजिए आप जंगल काटे और फिर से पेड़ पौधा लगा दिए, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन तो की है, लेकिन उसके बाद पेड़ पौधा भी लगा दिए आप, तो वह एक एफॉरेस्टेशन होता है, प्रोसेस होता है। पेड़ पौधा जब लगा दिया जाता है तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि पेड़ पौधा काटे और उस जमीन को हम लोग दूसरे काम में यूज कर लिए, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है बाबू। तो समझ में आप लोग को आ गया हो, सबसे सिंपल भाषा में समझिए। डिफॉरेस्टेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पौधा को काट के हम लोग हटा देते हैं और लैंड को साफ कर लेते हैं और दूसरे काम में यूज कर लेते हैं। चलिए कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन के बारे में देखना है, यानी कि क्या क्या कारण होता है वो डिफोरेस्टेशन का, उसके बारे में जानना है, समझना है। तो यहाँ पे बुआ 6 कारण लिखा हुआ है, मुख्य 6 वो कारण होता है बुआ जो डिफोरेस्टेशन मतलब में होता है, ठीक है। कारण है डिफोरेस्टेशन की, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। मेरे हाथ में से मार्कर नीचे गिर गया, तो उठा लें। आप लोगों का आ गया होगा तो मैं मार्कर उठा लेता हूँ। चलिए बाबू मार्कर आ गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले का कारण क्या है। तो पहले का कारण यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर में, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन मतलब हो रहा है, इसके चलते बुआ हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन भारी मात्रा में कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में क्या चीज आ जाएगा बुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए हम लोग पेड़ पौधा भारी मात्रा में काट रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन एंड क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट। अर्बनाइजेशन एंड सेटलमेंट बोल रहा है बुआ, थोड़ा सा ये मुझे बोलने में बुआ थोड़ा सा मेरा ये टंग फंस जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। ये सेटलमेंट लिखा हुआ था, मतलब गांव बसाने के लिए, उसमें रहने के लिए, घर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बुआ, तो पेड़ पौधा को काट रहे हैं। डिफोरेस्टेशन का ये दूसरा नंबर कारण है, ठीक है ना। पेड़ पौधा को हम लोग भारी मात्रा में इसके लिए काट रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या लिख रहा है, नीडेड फॉर वुड। लकड़ी का बहुत जरूरी पड़ रहा है हम लोगों को बुआ,
जब हम लोग घर बनाएंगे तो उसमें भी लकड़ी की जरूरत पड़ता है, फर्नीचर बनाने में लकड़ी की जरूरत पड़ता है, जलावन के रूप में हम लोग लकड़ी के यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में पेपर बनाने के लिए लकड़ी के यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, पेपर के लिए, उसके बाद फर्नीचर के लिए। बहुत भारी मात्रा में वो हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, इसके लिए डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर लिखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि फैक्ट्रीज के लगाने के लिए, इंडस्ट्री बसाने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आप लोग सुने होइएगा बुआ, हैदराबाद का ये एक जंगल था, क्या नाम था बुआ, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, उसको क्या किया गया है, पूरा साफ कर दिया गया है। ठीक है, तो उतना तो बुआ एरिया एक बार में अगर आप साफ करते तो थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ेगा हमारी, हल्का मतलब माइनर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा ना। मान लीजिए इस रूम, मतलब आपका जो रूम है उसमें पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, छोटा छोटा पेड़ पौधा है, वहां का इन्वायरमेंट और दूसरे रूम में जिसमें नहीं लगा हुआ है वहां का इन्वायरमेंट, दोनों में फर्क पड़ता है। तो ये चीज तो वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर लिखा हुआ है, ग्रेजिंग बाई एनिमल, यानी कि हम लोग भारी मात्रा में छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं उससे क्या कर रहे हैं, बहुत बड़का बड़का खेत को मतलब साफ करा देते हैं, उसको मतलब जितना भी क्रॉप होता है उसको खिवा देते हैं, चरवा देते हैं, ग्रेजिंग मतलब करा देते हैं। ठीक है, चरी जिसको बोला जाता है, चरा देना, उसको खिवा देना, मतलब पूरे क्रॉप को खा जाना, एनिमल के द्वारा खिव मतलब उसको खाना के रूप में दिलवा देना। चलिए 6 नंबर देखते हैं, नेचुरल कॉजेज के बारे में देखते हैं। नेचुरल भी हुआ, प्राकृतिक आपदा के चलते भी हुआ बहुत भारी भारी जंगल जो है वह क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि हुआ फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना। दूसरा फॉरेस्ट फायर, यानी कि सबसे बड़ा कारण तो यही है हुआ, बाढ़ और फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना। कैलिफोर्निया में शायद लगा था, हाँ कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगा था हुआ, पूरा जंगल साफ हो गया है, पूरा जल गया है। आप लोग सुने होइएगा कि बाढ़ आता है और भारी भारी जंगल को पूरा दहा के ले चल जाता है। तो ऐसा होता है बुआ, ये सब चीज बहुत मायने रखता है। चलिए बाबू, तो आज के क्लास में हम लोग ये 2 टॉपिक देखे, मजा आया होगा सर, ये टॉपिक देखे और उसका कॉजेज देखे, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। तो हम कमेंट सब किसी का पढ़ते हैं और आप लोगों को जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम लोगों को देखना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में जानना है बाबू और समझना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, और चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बाबू, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा बाबू। चलिए क्लास शुरू करते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि वातावरण, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे इन्वायरमेंट में डिफोरेस्टेशन का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में जानना है। दुष्प्रभाव मतलब बुआ, एक होता है अच्छा प्रभाव, एक होता है दुष्प्रभाव, यानी कि मतलब हानि बोल सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में क्या हानि हो रहे हैं डिफोरेस्टेशन से, उसके बारे में जानना है। तो बुआ समझिएगा, पहला नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन आर, बोल रहा है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन होता है वह निम्न दिए गए हैं, नीचे 1 2 3 4 5 6 तक करके नंबरिंग में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, बोल रहा है कि डिफोरेस्टेशन होने से टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई मात्रा में बढ़ रहे हैं। वही कारण होता है लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ बहुत भारी मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, इसके बारे में हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोगों को 7th 6 में ही आप लोग पढ़े हुए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत विस्तार से। वह टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हुआ वही कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, बोल रहा है कि हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से, यानी कि ज्यादा हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, इसके कारण से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल क्या कर रहा है, अप हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही कारण होता है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, डिक्रीजेस इन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, बोल रहा है
कि डिक्रीजमेंट हो रहा है अंडरग्राउंड वाटर लेवल में, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारे धरती के अंदर उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है। सबसे बड़ा कारण होता है बुआ डिक्रीजमेंट का ये पेड़ पौधा का कटाई। ज्यादा पेड़ पौधा काटेंगे बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो बुआ धरती पे पानी नहीं गिरेगा, धरती पे पानी नहीं गिरेगा तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन कैसे रहेगा? धरती में पानी जाएगा तबे ना लेवल रहेगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं बुआ, यहाँ पे चौथा नंबर लिखा हुआ है फ्लड। डिफोरेस्टेशन के वजह से मुख्य रूप से बुआ फ्लड बहुत भारी मात्रा में आते हैं। मान लीजिए आप लोगों का गांव में, आप लोगों के गांव में एक नहर है, नहर नाला जो देखते हैं, नाला बड़ा बड़ा नाला जो नहर डैम वम बना रहता है, उसके किनारे पे देखिएगा बहुत भारी मात्रा में पेड़ पौधे लगाए रहते हैं। वही पेड़ पौधा हम जाके काट लिए, पूरा पेड़ पौधा काट दिए लाइन से। अब आया उस डैम में पानी छोड़ा गया, डैम का बांध क्या हुआ, टूट गया, टूट जाता है, बाढ़ चला आता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या हो गया? डिफोरेस्टेशन हुआ कि नहीं? तो वही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे आप लोगों को। सॉइल इरोजन हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से। मिट्टी का कटाव भी भारी मात्रा में हो रहे हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, इसलिए मिट्टी का भी कटाव ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जैसे अभी एग्जाम्पल हम जो दिए हैं उसमें सॉइल इरोजन का ही क्या होता है, भारी मात्रा में सॉइल इरोजन हो जाता है, इसलिए फ्लड आ जाते हैं। बांध जो होता है ना, मतलब नाला का जो डोंडेड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो डोंडेड़ी क्या होता है, टूट जाता है और फिर से उसमें पानी भारी मात्रा में आ जाते हैं। चलिए 6 नंबर पॉइंट देखिएगा, एनिमल लाइफ इज अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। बोल रहा है कि जीव जंतुओं का भी लाइफ क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से, एनिमल का लाइफ। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। चलिए बाबू, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये क्लास क्लियर हुआ होगा। और कोई भी पॉइंट में दिक्कत है, सारे पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। आज तो हम लोग देख लिए कि 6 पॉइंट होता है, 6 मतलब जो पॉइंट मुख्य पॉइंट है उसके बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे विस्तार से बताने का, देख लेंगे। अगर अच्छा से रहेगा तो उसको बता नहीं दिया जाएगा, नहीं तो इतना से काम आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए बाबू, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, क्या क्या माध्यम अपनाएंगे कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, उसके बारे में आज की क्लास में क्या करना है बाबू, तो जानना है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत छोटा मतलब ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट डाउन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन 5 लाइन, एक्सप्लेन। बहुत ऐसा तरीका है पूछने का क्वेश्चन, ठीक है ना? 5 लाइन में पूछ देगा लिखने के लिए, 5 पॉइंट में लिख देगा पूछने के लिए, एक्सप्लेन कर देगा, कह देगा लिखने के लिए। तो जैसे पूछेगा वैसे आप लोग लिखिएगा, लेकिन उससे पहले तो आपको जानना होगा कि वो होता क्या है, कैसे हम लोग कंजर्व करते हैं, कैसे संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू जानते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग ये हमको बताइए कि फॉरेस्ट का मतलब, आप लोग सब कोई जानते हैं कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो जंगल होता है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, तो जंगल में मतलब रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उसको वाइल्ड लाइफ बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं? तो उसको यही 2 चीज के मतलब कंजर्व करने के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को जानना है कि कैसे कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बोल रहा है कि हम लोगों को एकदम से फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहिए। ये बुआ हम लोगों को जरूरी है करना, ठीक है ना? अगर नहीं करेंगे तो बुआ क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा हमारे इन्वायरमेंट में सारी चीज। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को मर जाना पड़ेगा। चलिए बाबू, तो देखते हैं पहले का नंबर पॉइंट क्या लिखता है, टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हुआ कंजर्व करने का जो मतलब कारण होता है, उसका पहले का कारण क्या है, तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना। अब बायोडाइवर्सिटी एक वर्ड है आप लोगों के सामने कि ये बायोडाइवर्सिटी अब क्या होता है, समझिए। सब यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंगिंग ऑन द अर्थ। बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी वो जो वर्ड है वो रेफर करता है क्या चीज को, तो हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतुओं, बहुत सारे पेड़ पौधा जब एक साथ पाए जाते हैं उसको उस घर को क्या बोला जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। मान लीजिए एक घर है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधा का फैमिली, बहुत सारा जानवर का फैमिली, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा का फैमिली, बहुत सारा पक्षी का फैमिली, बहुत सारा मतलब एक्वेटिक एनिमल, सारे चीजों का जब एक घर में उसको हम लोग एक संग
एक संगठन में रखेंगे तो संगठन का नाम क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। तो वही बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत जरूरी है, बचाने के लिए। चलिए बाबा दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। टू प्रिवेंट इंडेंजर स्पेसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, बोल रहा है कि जितने भी इंडेंजर स्पेसीज जो जानवर है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, उसको क्या करना है बुआ? तो हम लोगों को बचाना है, संरक्षित करना है विलुप्त होने से पहले। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, इंडेंजर का मतलब होता है कि खतरा, खतरा वाला जो मतलब जीव जंतु है जिसका मतलब खतरा मंडरा रहा है कि अब खत्म हो जाएगा, ये अब खत्म हो जाएगा, किसी का संख्या कम है, तो यही बात बता रहे थे। उसको विलुप्त होने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा? एक संगठन बनाना होगा, एक मतलब सिस्टम बनाना होगा जिससे वह विलुप्त ना हो। जैसे कि हाल फिलहाल में आप लोग कुछ दिन पहले सुने होइएगा, जब बच्चा होइएगा आप लोग मतलब तो 3, 4, 5 में, कि हमारे टाइगर का और लायन का जो प्रजाति है वह क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारे जानवर का, राइनोसोरस का, हिपोपोटामस का, ये सब का प्रजाति क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। डायनासोरस था वो तो खत्म ही हो गया, उसका प्रजाति, बहुत सारा एनिमल्स का प्रजाति क्या हो रहा है बुआ? तो कम हो रहा है। ये चीज आप लोग सुने हुई है, ठीक है ना? तो उसको विलुप्त होने से पहले हम लोगों को क्या करना है कि उसको बचाना है। बचाने के लिए बहुत सारी चीज अपनाया जाता है। देखिए यहाँ पे, टू मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है हमारे नेचर का, उसको भी बुआ बैलेंस रखने के लिए हमारे नेचर में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का संरक्षित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बहुत जरूरी है संरक्षित करना। ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए इतना तो आप लोग समझ गए। अब एक लाइन लिखा हुआ है ये ब्लू कलर से, 3 लाइन, ध्यान दीजिएगा। इस 3 लाइन का मतलब क्या होता है? ये सारे चीजों को संरक्षित करने के लिए हमारा सरकार, हमारा गवर्नमेंट बहुत सारा चीज बनाया है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दीज आर, बोल रहा है कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार ये सारे चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में बहुत सारे जगह पे काम किया है, बनाया है। वह नीचे कुछ दिया गया है नाम। जैसे देखिए बुआ, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है बुआ, जिसमें जानवरों, पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? तो इसमें संरक्षित किया जाता है। इसमें सारा चीज संरक्षित हो गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है नेशनल पार्क। सेम चीज, इसमें भी प्रोटेक्शन होता है जानवर और पेड़ पौधा। उसके बाद बुआ बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 चीजों के नाम से बुआ हमारे देश में, हमारे मतलब दुनिया में क्या किया जाता है? तो हमारे देश में, वैसे दुनिया का बात हम नहीं करेंगे, अपने देश का बात कीजिए। हमारे देश में ये 3 चीज के नाम से मतलब पार्क जाना जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व सारे में क्या किया गया है? तो जानवरों को रिजर्व किया गया है, चिड़ियाघर बनाया गया है, उसी में बुआ पेड़ पौधा, बहुत सारा जंगल है, यानी कि एक जंगल के एरिया को क्या किया गया है? घेर लिया गया है, और उसको उसी में मतलब सारे जानवर को देखभाल किया जाता है। उसमें जितने भी जानवर है जिनका मतलब ब्रीडिंग कम होता है, उसको ब्रीडिंग की दवा ववा खिलाया जाता है, उसको देखभाल किया जाता है, अच्छे ढंग से उसमें उनका देखभाल करके और उनका प्रोडक्शन क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है बाबू, तो चलिए अब एक एक करके 3 चीजों के बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सब चीज समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, कोई भी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर को देखना है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, वो मतलब कैसे, मतलब उसका क्या काम है, क्या मतलब वह संरक्षित करता है। ठीक है ना? तो चलिए बाबू जानते हैं आज के क्लास का टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बुआ 3 पॉइंट लिखा हुआ है, पहिल का, दूसरा का और तीसरे का। 2 पॉइंट में इसके बारे में बताया गया है और तीसरे पॉइंट में एग्जाम्पल दिया गया है। तो बुआ समझिएगा पहिल का नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया meant for the conservation of बायोडाइवर्सिटी। बोल रहा है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा वो संरक्षित एरिया होता है, जिसमें वो क्या चीज को कंजर्वेट किया जाता है? तो बायोडाइवर्सिटी को
एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल लिविंग इन द एरिया। और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके मतलब ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को संरक्षित किया जाता है। ठीक है ना, कि उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वह जैसे चल रहा है वैसे ही चले, उसमें कोई बदलाव ना हो, और वो लोग मतलब उस एरिया को छोड़ के ना जाए, इसलिए उसको संरक्षित किया जाता है एक बहुत बड़ा एरिया को। और उसमें जितने चीज भी आते हैं, जितने प्लांट एनिमल पीपुल का मतलब गांव, जितने भी गांव आते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व जो बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग समझ गए। उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है इस सारे चीजों का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर पॉइंट, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए वेरी लार्ज area that may contain other protected area like a wildlife sanctuary and national park। बोल रहा है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा एरिया होता है कि उसमें अदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आते हैं। इतना बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात थी कि तीन को होता है ना प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे गवर्नमेंट बनाए हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व उसमें तीनों में सबसे बड़ा होता है, जिसमें नेशनल पार्क भी आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाता है। यानी कि एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी आ जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाता है। चलिए बाबू, तो अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखता है, क्या लिखा हुआ है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जो कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, जिसको सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं, वह एक नेशनल पार्क को भी कंसिस्ट करता है। कौन, मध्य प्रदेश में जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है वह एक नेशनल पार्क को कंसिस्ट करता है, जिसका नाम क्या होता है, तो सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अंतर्गत 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आते हैं, जिसको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बाबू, जानना है फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में। फ्लोरा क्या होता है और फ्यूना क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है। 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में बुआ पूछा जाता है बहुत बार। बुआ स्कूल के एग्जाम में, बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में देखे हैं ये क्वेश्चन में कि डिफाइन फ्लोरा फ्यूना, ऐसे करके सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है। आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में बहुत आसान वाले भाषा में जानेंगे। ठीक है ना, कि फ्लोरा क्या होता है और फ्यूना क्या होता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब हम है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये क्लास 8 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का सबसे इजी अगर पॉइंट बोले तो फ्लोरा और फ्यूना है। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए क्लास में इसके बारे में हम लोग देखते हैं आज की क्लास में। तो लास्ट तक रहेगा बाबू। और एक बात और, चैनल पे नए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाबू, ध्यान दीजिएगा फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा का पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है फ्लोरा और फ्यूना का, द प्लांट दैट ग्रो, ध्यान से समझिएगा, द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन ए पार्टिकुलर एरिया। बोल रहा है कि द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। बोल रहा है कि वह प्लांट, कोई भी प्लांट जब नेचुरली तरीका से कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में क्या करता है, ग्रो करता है, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लोरा। अब मान लीजिए आप जहां पे बैठे हैं वहीं कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे कोई भी प्लांट अगर नेचुरली तरीका से क्या किया, ग्रो किया, तो वह प्लांट को हम लोग किस विभाग में बांटेंगे, तो फ्लोरा में बांटा जाता है। ठीक है ना, बोल सकते हैं कि जितने भी प्लांट नेचुरली ग्रो करते हैं कोई भी एरिया में, उसको हम लोग फ्लोरा डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, बोला जाता है। उस प्लांट को क्या बोला जाएगा, फ्लोरा प्लांट। चलिए, अब कोई भी प्लांट जैसे हम लोग लगाते हैं तो उसको फ्लोरा में हम लोग मतलब इंडिकेट नहीं कर सकते, जैसे हमारे माध्यम से लगाए, नेचुरली होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग फ्यूना के बारे में देखते हैं। द एनिमल विच लिव इन नेचुरली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्यूना। बोल रहा है कि वह एनिमल जो नेचुरली तरीका से कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में रहता है, जैसे कि जंगल में जाइएगा तो बहुत सारा जानवर बुआ मतलब रहता है। ठीक है, तो वो जानवर को हम लोग किस विभाग में बांटते हैं, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्यूना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्यूना डिपार्टमेंट बोला जाता है, उसको फ्यूना बोला जाता है। ठीक है, नेचुरली तरीका से, जैसे उसका जन्म हुआ वह नेचुरली तरीका से जहां पे जन्म हुआ वहीं पे रह रहा है,
उसको हम लोग वहां से उठा के दूसरे जगह नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि हम अपने घर में नहीं ला रहे हैं। अगर वह जंगल में उसका जन्म हुआ, जंगल में रह रहा है, तो उसका घर क्या हो जाएगा, मतलब जंगल हो जाएगा। तो नेचुरली तरीका से वहां पे लिव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूना बोलते हैं। ये बहुत इजी पॉइंट था दोनों, याद कर लीजिएगा। तो नेचुरली तरीका से अगर कोई भी प्लांट कोई भी पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो उसको फ्लोरा कहा जाता है, और एनिमल नेचुरली तरीका से कोई भी पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसको क्या कहा जाता है, फ्यूना कहा जाता है। तो चलिए यहीं पे एक चीज लिखा गया है, 2 लाइन और, द प्लांट एंड एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। बोल रहा है कि वैसे प्लांट और एनिमल जो किसी पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली तरीका से रहते हैं उसको हम लोग फ्लोरा और फ्यूना कहते हैं, ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का उसको फ्लोरा और फ्यूना कहा जाता है। ठीक है, तो यही था आज की क्लास में। ये पूरा चैप्टर हम लोगों का समाप्ति की ओर मतलब अग्रसर है, धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की ओर चल रहे हैं। तो आज की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, और नोट्स बनाते चल रहे हैं आप लोग कि नहीं, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं बना रहे हैं बाबू तो प्लीज बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। आप लोग एग्जाम में बुआ नोट्स रहेगा तभी तो याद कीजिएगा। चलिए इसके बारे में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व और फ्लोरा और फ्यूना के बारे में हम लोग जाने थे, समझे थे। आज एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व में जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इंक्लूडेड रहते हैं उसमें स्पेशली मतलब नेशनल पार्क में क्या क्या चीज प्रिजर्व किया जाता है और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज मतलब कंजर्व किया जाता है, सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे बाबू, तो जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब कोई जान रहे हैं कि ये क्लास 8 का सीरीज चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्क क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। तो नेशनल पार्क का होगा यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, आप चारों पॉइंट अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा और पूरा दिमाग में बुआ अच्छे ढंग से क्या होगा, चला जाएगा। और इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में बुआ आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। बोल रहा है कि नेशनल पार्क जो होता है बुआ वह एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यानी कि संरक्षित एरिया होता है। किस चीजों के लिए, तो वाइल्ड लाइफ के लिए और उसके हैबिटेट के लिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ का मतलब वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट यानी कि उसका घर आवास जो बुआ रहता है। जैसे मान लीजिए लायन रह रहा है किसी एरिया में, ठीक है, उस एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट किए, तो लायन किसी न किसी जगह पे रह रहा होगा तो उस जगह को भी क्या करना, संरक्षित करना। ठीक है, तो वह सारे चीज कहाँ पे होते हैं, तो नेशनल पार्क में होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो सारा का नाम तो हम नहीं मेंशन किए हैं, लेकिन कुछ नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था। और कुछ यहाँ पे 2 नाम लिखा हुआ है, कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, सिचुएटेड है। एगो है दूसरा नंबर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि बुआ उत्तराखंड में क्या है, सिचुएटेड है, वहां पे प्रेजेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और कान्हा नेशनल पार्क बुआ एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। चलिए बाबू तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, नेशनल पार्क का पर्पस क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानिए। तो प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट्स। बोल रहा है कि इसका मतलब उद्देश्य यही है कि प्रिजर्व करना, संरक्षित करना बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि जैव विविधता को मतलब क्या करना, संरक्षित करना। जो भी हमारे मतलब प्राकृतिक में चीज है उसको क्या करना, संरक्षित करना, और नेचुरल हैबिटेट को स्पेशली क्या करना, संरक्षित करना। ठीक है ना, चलिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वपूर्णताएं इसका क्या है, तो देखिए बुआ, सेफ गार्ड इंडेंजर्ड स्पेसीज एंड इकोसिस्टम। बोल रहा है कि इसका बुआ इंपॉर्टेंस यही है, यानी कि इसका महत्वपूर्णताएं यही है कि जितने भी सेफ गार्ड मतलब बोलते हैं हम लोग, सेफ गार्ड एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि जितने भी इंडेंजर स्पेसीज हैं और इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है या पेड़ पौधा है, सारे को क्या करना बुआ, तो सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, यानी कि उसको एक अच्छे ढंग का एरिया प्रोवाइड करना जिससे वह क्या हो, तो अच्छा आसानी से बचे, वहां पे उनको खतरा न हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुआ स्पेशली किस चीज के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए बुआ इसको बनाया गया है, गवर्नमेंट हमारे बनाए हैं, उसके बारे में समझिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड कंजर्वेशन। बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है बुआ एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जो बुआ उसमें क्या चीज को वो संरक्षित करता है, कंजर्व करता है, तो वाइल्ड लाइफ को।
यानी कि ओनली वाइल्ड लाइफ इसमें क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, ठीक है ना। अब वाइल्ड लाइफ के साथ में अगर पेड़ पौधा होगा तो उसको कंजर्व नहीं करेगा। मान लीजिए इस रूम में अगर बहुत सारा जानवर हो रहा है, हम इसको आए और संरक्षित कर दिए, मतलब इसको पूरा घेर दिए गोल आरी आरी से, तो इसमें पेड़ के साथ में जितने भी मतलब पेड़ पौधा, सॉरी जानवर के साथ में जितने भी पेड़ पौधा है वो भी क्या हो गए, संरक्षित संरक्षित हो गए कि नहीं। तो यही बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। एग्जाम्पल में देखिएगा बुआ, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, काजीरंगा एंड पेरियार। पेरियार बुआ, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा ये जो बुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों हमारे इंडिया में क्या है, सिचुएटेड है, और दोनों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। इसका पर्पस क्या है तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को और उसके हैबिटेट को, यानी कि जीव जंतु को प्रोटेक्ट करना, उसके हैबिटेट यानी कि उसके आवास को प्रोटेक्ट करना। समझिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या लिखाता है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रोवाइड सेफ हेवन्स फॉर एनिमल, यानी कि प्रोवाइड कराना अच्छे जगह, सेफ जगह, मतलब बिना डेंजर जगह, मतलब बोल सकते हैं कि सुरक्षित जगह इनको प्रोवाइड कराना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करता है। चलिए तो आज के क्लास में हुआ हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखे हैं। इसमें आज हम लोगों को देखना है बाबू एक्सटिंक्ट स्पेसीज और इंडेंजर स्पेसीज के बारे में, ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पेसीज में कौन कौन से जानवर आते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज का मतलब बहुआ सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि एक्सटिंक्ट स्पेसीज का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है। वैसा जानवर जो बहुत लंबे समय से हमारे अर्थ पे नहीं दिख रहे हैं, यानी कि पूरा अच्छे ढंग से क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है उसका प्रजाति, वैसे जानवर को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज में वह जानवर आते हैं, ठीक है। और इन डेंजर स्पेसीज का हिंदी मीनिंग होता है बुआ वैसा जानवर जो खतरे के मतलब रेखा पे मतलब क्या है, जा चुका है, वह धीरे धीरे मतलब उसका क्या हो रहा है, मतलब समाप्त हो रहा है प्रजाति, या उसको हम लोग संरक्षित भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। इंडेंजर स्पीसीज में जाके देखना है कौन कौन से जानवर होगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब है आज की क्लास में हुआ। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। सबसे पहले देखेंगे एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले इसका मतलब हम आपको समझा दिए हैं, इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है और उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, समझिए और याद कर लीजिएगा क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल। ध्यान दीजिएगा, द स्पेसीज विच आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, बोल रहा है कि वैसा स्पेसीज, वैसा वो जानवर का प्रजाति, वैसा मतलब संगठन जो क्या हो चुका है, बहुत लंबे समय से हम लोगों को नहीं दिख रहा है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे अर्थ पे, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, विच हैव डाइड कंप्लीटली, उसका मतलब यही हुआ कि वह पूरे रूप से अच्छे ढंग से क्या हो चुके हैं, हमारे अर्थ से खत्म हो चुके हैं, यानी कि पूरे मतलब अच्छे ढंग से खत्म, पूरा उसका प्रजाति गायब है यहाँ से, ठीक है ना। ऑन अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज, वैसे हुआ सॉरी हमारे अर्थ भी मतलब पूरे अच्छे रूप से खत्म हो चुका है, अच्छे मतलब पूरे कंप्लीटली रूप से खत्म हो चुका है, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोला जाता है, ठीक है। समझिए फिर से एक बार, वैसा स्पेसीज जो हमारे अर्थ पे बहुत लंबे समय से नहीं दिख रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली पूरे अच्छे रूप से क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं उनका प्रजाति, वैसे स्पेसीज को क्या बोला जाता है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिएगा बुआ तो समझ में आएगा एग्जाम्पल में। वैसे कमेंट में आप लोग दो जानवर का नाम जरूर बताइएगा, अब जो बोर्ड पे लिखे हैं वही नहीं बता देना है, अपने से अगर आप जानते हैं तो जरूर बताइएगा। पहले एग्जाम्पल हो गया डायनोसोरस, वो डायनोसोरस का प्रजाति हमारे अर्थ में पाया जाता था, लेकिन अब वह पूरे मतलब कंप्लीटली रूप से क्या हो चुका है, बहुत ही पहले से खत्म हो चुका है, उसको हम लोग नहीं देखते हैं डायनासोरस को। एक डोडो हुआ पक्षी था, डोडो, डोडो नाम का चिड़िया था, वो भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। केब लाइन, यानी कि एक लाइन का प्रजाति होता है वो केब लाइन, ये भी क्या हो चुका है, तो खत्म हो चुका है, अब अर्थ पे यह नहीं दिखता है, ना डोडो दिखता है, ना केब लाइन दिखता है, ना डायनासोरस दिखता है, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, इटीसी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा इंडेंजर स्पेसीज के बारे में। इंडेंजर स्पेसीज में कौन कौन से जानवर आते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग, उसके मतलब डिफिनेशन जानने के बाद भी ये जानेंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी हम बोल देते हैं तो इसके लिए टेंशन नहीं दीजिएगा। द स्पेसीज विच आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, बोल रहा है कि वैसा स्पेसीज, वैसा प्रजाति मतलब प्रजाति जानवरों का, ठीक है, जो क्या है मतलब एट रिस्क पे है, मतलब उसका मतलब विलुप्त होने का
खतरा मंडरा रहा है उस पर, ठीक है ना, कभी भी वो विलुप्त हो सकता है, ठीक है, आर कॉल्ड इंडेंजर स्पेसीज। वैसे वो स्पेसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेंजर स्पेसीज बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आप लोगों को बुआ बहुत बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। वैसा स्पेसीज जो बुआ क्या हो, मतलब रिक्स हो गया है कि वह खत्म हो सकता है हमारे अर्थ से, तो वैसे स्पेसीज को इंडेंजर स्पेसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल में बुआ क्या लिखा हुआ है, तो ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, ये हो गया बुआ पहिल का। हमारे इंडिया का जो राइनोसोरस का प्रजाति है वह धीरे धीरे क्या हो रहा था, खत्म होने के कगार पे मतलब जा रहा है। इंडेंजर स्पेसीज में उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका मतलब प्रजाति बीच में ऐसा हो गया था कि बहुत कम हो गया था, ठीक है। चलिए, उसका संख्या है टाइगर, यानी कि बाघ का भी बुआ क्या हो रहा था, मतलब उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, केवल लोग उसको मार रहा था, इसलिए उस पर खतरा में रहने लगा लगा था बीचवा में। लेकिन अब तो कुछ प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट कराया गया है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, यानी कि बर्फ में रहने वाला जो चीता है, स्नो लेपर्ड व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट और हल्का सा जो चीता का कलर होता है ब्राउन, उसका डॉटेड स्ट्रक्चर होता है उसमें। एशियाटिक लाइन, वो एशियाटिक लाइन का मतलब होता है एशिया में पाए जाने वाले जितने भी लाइन थे उनके प्रजाति में क्या हो रहा था, गिरावट हो गया था बुआ, तो वह डेंजर मतलब इंडेंजर स्पीसीज में आते हैं, यानी कि उनका रिस्क है कि वह कभी भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है ना। अब तो बुआ सरकार बहुत सारा नियम लगा दिया है कि अगर आप जानवर को मारते हुए पकड़ा जाइएगा तो आप पे केस हो जाएगा, जंगली जानवर को। कोई भी मतलब ये पेड़ पौधा काटते हुए पकड़ा जाइएगा तो आप पे केस हो जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा सिस्टम लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो इस पे क्या हो गया है, मतलब थोड़ा सा रोक लगा है और प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट भी है। चलिए बाबू, तो आज की क्लास में ये दो टॉपिक हम लोग बहुत आसान से, मतलब बहुत आसान टॉपिक था, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत मजा आया होगा आप लोग, ठीक है। एगो जोन खत्म हो गया है, एगो जोन खत्म होने के कगार पे था, उसके बारे में पढ़ना था, वैसा जानवर के ऊपर जा रहे। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तो तब तक के लिए आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। और बाबू, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा बाबू। बाय बाय। आज हम लोग एक नया चीज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में बाबू हम लोगों को एक चीज के बारे में पढ़ना था, द रेड डेटा बुक। वह बुक क्या है उसके बारे में जानना है, ठीक है। उस बुक में क्या चीज के बारे में चर्चा किया गया है उसके बारे में जानेंगे उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आज क्लास का देखना है वो माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 8 है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, द रेड डेटा बुक क्या है और माइग्रेशन क्या होता है उसके बारे में आज दो टॉपिक जानेंगे हम लोग। वो टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट है, बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपके आ सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब द रेड डेटा बुक, ठीक है ना, एक्सप्लेन द रेड डेटा बुक, तो इसको आप लोग ध्यान समझिएगा। द रेड डेटा बुक इज कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर एनिमल एंड प्लांट। बोल रहा है कि द रेड डेटा बुक जो है बुआ, वह क्या चीज को मेंटेन करता है, तो जितने भी इंडेंजर स्पेसीज के पेड़ और एनिमल होते हैं, पेड़ पौधा और एनिमल, उसका रिकॉर्ड वह मेंटेन करता है, ठीक है। इट इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है इसका मेंटेनेंस इंटरनेशनली होता है, यानी कि हमारे इंडिया में कौन से इंडेंजर स्पेसीज हैं, कौन कौन से जानवर हमारे इंडिया में इंडेंजर के कगार पे हैं, यानी कि खत्म होने के कगार पे हैं, दूसरे देश में कौन कौन से जानवर है, सारे चीजों का मेंटेनेंस होता है, इसमें इंटरनेशनली किया जाता है, ठीक है। देखिएगा आगे वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो मेंटेन बाय इंडिया। बोल रहा है कि यह इंडिया के द्वारा भी मेंटेन किया जाता है, यानी कि विश्व में सारे देश को, मतलब ये बहुत बात बोला गया है कि आप लोग अपना अपना देश का क्या कीजिए, मेंटेनेंस कीजिए, और हमारा इंडिया भी क्या करता है, इसको मेंटेन करता है, ठीक है। इंटरनेशनली यह मेंटेन होता है, तो वही इंटरनेशनली मेंटेन किया गया जब, तो एक बार पता चला क्या कि हम लोगों का जो वो टाइगर का जो स्पेसीज है बीच में क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था, यानी कि उसका संख्या बहुत कम हो गया था। तो यह होगा क्या, मतलब अनुमान लोग लगा रहा था कुछ समय के बाद में टाइगर का क्या होगा, हमारे अर्थ से खात्मा हो जाएगा, यानी कि टाइगर खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसमें रुकावट आया और उसमें इंक्रीजमेंट कराने लगा लोग, मतलब सारे देश का गवर्नमेंट उसको मतलब बोला कि आप लोग क्या कीजिए, नेशनल पार्क जितने भी हैं सारे लोग मतलब अपना पार्क उसको पकड़िए पकड़िए नहीं, मतलब उसको क्या कीजिए, संरक्षित कीजिए और उसका ब्रीडिंग कराइए अपने देखभाल में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माइग्रेशन के बारे में। ये तो आप डेटा बुक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लिए, 3 पॉइंट बताए हैं।
रेड डेटा बुक में हुआ एनिमल और प्लांट जो इंडेंजर स्पीसीज में उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जो इंटरनेशनली रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, पूरे देश का उसमें रिकॉर्ड होता है, हमारे इंडिया के भी उसमें रिकॉर्ड क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। चलिए माइग्रेशन के बारे में देखते हैं। माइग्रेशन दूसरा हम लोग का पॉइंट था, इसका 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। द बर्ड विच मूव फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस, बोल रहा है कि वह बर्ड जो हुआ एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, यानी कि ज्यादा जब कोई ठंडा जगह पे, मतलब बर्ड मतलब मान लीजिए कोई जगह है, ठीक है, और वहां पे एक बार बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगा और उतना ठंडा में वह चिड़िया जिंदा नहीं रह पाएगा, तो वह चिड़िया क्या करता है, टू वार्म प्लेसेस इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर। बोल रहा है कि जब वहां पे विंटर आता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है, तो वहां का वह चिड़िया उड़ के, और जहाँ पे गर्मी का समय रहता है बुआ, वहां पे क्या होता है, चला आता है, वार्म जगह पे चला जाता है, ठीक है। और जब वह फिर ठंडी खत्म हो जाता है, तो फिर से वह क्या करता है, फिर से वह अपने ओरिजिनल जगह पे चला जाता है। इज ओवर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। ऐसे पक्षी को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं हम लोग। जो होगा समझिए, वैसा पक्षी जो मान लीजिए किसी जगह पे रह रहा है और वहां पे एक बार बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगे, ठीक है, और उतना ठंडा वह पक्षी नहीं झेल पाता, तो क्या करेगा कि वहां से उड़ के, और जो ज्यादा मतलब थोड़ा सा गर्म वाला जगह रहेगा जहाँ पे वह सर्वाइव कर सकता है, वहां पे चला जाता है उड़ के, ठीक है। और उड़ के जाने का मतलब उसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जीवित रहना, ठीक है ना, और अंडा उंडा देना। गर्मी के जगह पे, गर्म जगह पे ही वो अंडा उंडा दे पाता है, ठीक है। तो क्या करता है कि वहां पे चला जाता है, फिर से जब ठंडा खत्म होता है तो फिर से वह चला आता है ओरिजिनल जगह पे अपने, जहां से उड़ के गया रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ का दूसरा नंबर पॉइंट, द escape फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन टू देयर नेचुरल हैबिटेट इज ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फॉर द ब्रीड या लेइंग एग्स, जिसको हम लोग बोलते हैं। बोल रहा है कि वह उस जगह को क्यों छोड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा जगह को क्यों छोड़ता है। तो पहल का तो वह जीने के लिए छोड़ता है, अगर मान लीजिए उस जगह पे रहेगा तो वह मर भी सकता है, तो वह क्या करता है, उसको छोड़ता है अपने जीवन के लिए भी। और दूसरा कारण यही रहता है कि वह ब्रीडिंग के लिए, यानी कि अपना बच्चा जन्म देने के लिए, सॉरी बच्चा नहीं, अंडा देने के लिए, जिसको हम लोग लेइंग एग्स भी बोलते हैं यहाँ पे, अंडा देने के लिए भी वह जगह को चेंज करता है। इसका एक चिड़िया का नाम बताएंगे वो आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल में साइबेरियन क्रेन लिखा हुआ है, साइबेरियन क्रेन, और भी बहुत सारा बुआ चिड़िया होता है। साइबेरियन क्रेन को आप लोग बुआ देखे होइएगा कहाँ पे, तो पिछले साल और इस साल भी प्रयागराज मेला लगा था उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे वो आप लोग देखे होइएगा एक व्हाइट व्हाइट चिड़िया है। तो वह जो चिड़िया है वो, उसका नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन, उसको उसी को बोला था। बहुत सुंदर चिड़िया होती है, बहुत फ्रेंडली चिड़िया रहती है वो। आप हाथ पे अगर दाना वाना लेके और हाथ ऐसे कर दीजिएगा तो उसपे से आकर दाना दाना जो होगा वो खा भी जाती है, ठीक है ना। वह चिड़िया बुआ ऐसा चिड़िया होता है जो साइबेरिया से क्या करता है, ट्रेवल करके हमारे इंडिया में, मतलब बहुत दूर से आता है ट्रेवल करके। क्यों आता है, इसलिए आता है बुआ क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगता है। और हमारे इंडिया में ही क्यों आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में आता है, बहुत सारे जो गर्म गर्म जगह होगा वहां पे चला जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इंडिया में भी आता है, तो उसका यही चिड़िया का नाम इसलिए दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोगों का बुआ बहुत मजेदार रहा। द रेड डेटा बुक के बारे में जाने और माइग्रेशन के बारे में जाने। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर का बार बार रिसाइकलिंग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका यूजेस कर रहे हैं हम लोग। क्यों किया जा रहा है ऐसे, और जो नहीं कर रहा है उसको क्यों करना चाहिए, सब सारे चीजों के बारे में इस क्लास में बाबू जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू। अगर चैनल पे नया नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाइएगा तो डेली आपको क्लास मिलेगा। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में ध्यान दीजिएगा। 17 फुल ग्रो ट्री आर नीडेड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। बोल रहा है कि 17 गो बउआ फुल ग्रो ट्री को जब हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, तो उससे 1 टन पेपर क्या होता है, बनता है। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 गो पेड़ चाहिए, पूरा फुल ग्रो किया हुआ, ठीक है। सबसे पहले का पॉइंट तो ये हो गया। वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर टू। बोल रहा है हम लोगों को इसलिए क्या करना चाहिए, तो पेपर का मतलब जो यूज है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए पेपर का यूज, ठीक है। या करते भी हैं तो रिसाइकल करके बार बार कीजिए, ठीक है। या क्या कीजिए बुआ, रीयूज कीजिए या दोबारा से यूज कीजिए। जैसे एक बार एक पेज पे लिख लिए, अगर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो उसको बिगिए नहीं, उस पर भी लिखिए, ठीक है। पूरा इस्तेमाल कीजिए, और लास्ट में जब रद्दी हो जाता है तो उसको आप क्या कीजिए,
मतलब बेच दीजिए कबाड़ वाले से, वो क्या कहाँ चला जाता है, रिसाइकल होने के लिए चला जाता है। फिर से उसमें पेपर का थोड़ा सा क्वालिटी गिर जाता है, लेकिन रिसाइकल करके पेपर बना देते हैं हम। और उस पेपर का भी क्या कीजिए, आप यूज कीजिए। नहीं हरदम बउआ आप साफा उजरे उजरे पन्ना पर लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। थोड़ा सा रिसाइकल वाला पेपर को भी क्या कीजिए बुआ, तो यूज कीजिए। उसका यूज होता है बुआ न्यूज पेपर वगैरह बनाने में। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज के लिए बुआ, मतलब उसको सेव करना है, तो टू सेव ट्री। अगर हम लोग ये सारे काम अगर करते हैं बुआ, रीयूज पेपर करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पेड़ को उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, बचाएंगे। और पेड़ अगर हमारे धरती पर अगर बचा रह गया, मतलब पूरा अच्छा ढंग से, तो हम लोगों का लाइफ पूरे, मतलब जब तक पृथ्वी पर पेड़ है तब तक आपका लाइफ है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये चीज नहीं आ रहा है समझ में, समझ जाइए। जब तक धरती पे अगर पेड़ है तब तक आपका लाइफ क्या है, संभव है। पेड़ धीरे धीरे क्या कीजिएगा, आप खत्म कीजिएगा, तो आपका लाइफ भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए वो यहाँ पे बता रहा है टू सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। बोल रहा है कि इसके साथ में वाटर का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए। तो वो भी क्या होगा, बचेगा। जितना ही बुआ हम लोग क्या करेंगे, पेपर को मतलब ये कम यूज करेंगे, रिसाइकल करके यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत सारा चीज बचेगा। जैसे पेड़ बचेगा, अगर ज्यादा से मतलब रिसाइकलिंग हो रहा है बुआ, पेपर बनाने में जो खर्चा आ रहा है, उसमें वाटर का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, ये सारे चीज भी क्या होंगे, बचेंगे। तो चलिए आज ये चैप्टर फाइनल रूप से खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का वन शॉट आप लोग वीडियो में देखिएगा, हम वीडियो को कंबाइन करके आप लोग को दे देते हैं। तो ये वाला सबसे लास्ट पार्ट रहेगा उसमें, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है अगले पार्ट में, तो जरूर रहिएगा बाबू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कल वीडियो आएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा उस क्लास को। मिलते हैं अगले क्लास में बाबू, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और जाते जाते एक बार ये भी बता दीजिएगा बाबू कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, यानी कि कहाँ से आज का क्लास आपने देखा। जो लोग मेरे परिवार में जुड़े चुके हैं पहले से, उन लोगों के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा ये श्रद्धा है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक के लिए आप लोग। तो बच्चों स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो चलिए हम लोग जो चैप्टर अभी अभी खत्म किए हैं, क्लास 8 साइंस चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। ठीक है, वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल आ सकता है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, आ सकता नहीं है, आता ही है। ठीक है ना। उस चैप्टर का टॉप 7 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन को बना के और याद कर लीजिएगा, उसमें से जरूर हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, बहुत मजा आने वाला है। ओनली 7 क्वेश्चन है, ओनली टॉप 7 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, मतलब 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ ये, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। चैप्टर जैसे आप लोग जानते हैं चालू ही होता है, तो पहले का टॉपिक हम लोग पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है उसको बताइए। तो सब कोई आप लोग जानते हैं कि जब पेड़ को काटा जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक है ना। राइट एनी 4 कॉजेज एंड 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बोल रहा है कि 4 को बुआ क्या बताइए, कॉजेज बताइए, कारण बताइए डिफॉरेस्टेशन का, और 4 को कॉन्सिक्वेंस बताइए, यानी कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया पहले का नंबर क्वेश्चन। इसमें से बुआ इसमें 2 क्वेश्चन है, बोले तो 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड इसमें। पहले का तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद में 4 को कॉजेज लिखना है, 4 को कॉन्सिक्वेंसेज लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसमें से अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बना के याद कर लेना है, सब लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसको बताना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, उसके बारे में भी क्या करना है, चर्चा करना है। पहले का क्वेश्चन हो गया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा क्वेश्चन हो गया व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दूसरा हम लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहता है उसके बारे में क्या करना है, बताना है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंजर स्पेसीज। बोल रहा है कि आप इंडेंजर स्पेसीज से क्या समझते हैं, उसको क्या कीजिए, बताइए। ठीक है, एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज से क्या समझते हैं, यानी कि इसमें
पूछ रहा है कि इंडेंजर स्पेसीज क्या होता है और एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होता है, दोनों में अंतर जो मतलब अंतर क्या डेफिनेशन जो होता है हुआ, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिएगा और दोनों का दो दो को एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, दोनों का दो दो एग्जाम्पल आप लोग दे दीजिएगा। तो इंडेंजर स्पेसीज आप लोग जानते करते हैं किसको बोला जाता है, वैसा जानवर जो बहुआ खत्म होने के कगार पे है उसको इंडेंजर कैटेगरी में डाला जाता है, या प्लांट को, या वैसा जानवर जो खत्म हो चुका है बहुत दिन से हमारे अर्थ पे नहीं दिख रहा है उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। तो दोनों का आप लोग जान लेते हैं ये डिफिनेशन, और दोनों का वो एग्जांपल आप लोगों को हम बताए भी हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है उसको क्या कीजिए बुआ बताइए, मेंशन कीजिए। नेम एनी टू बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, और इंडिया में दो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको क्या कीजिए, नेमिंग कीजिए, बताइए। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और उसका नाम क्या है उसको क्या करना है बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइएगा, व्हाट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है उसको क्या कीजिए बुआ डिफाइन कीजिए। लास्ट नंबर जो पार्ट था हम लोगों का इस पार्ट नंबर 8, सॉरी फाइनल पार्ट नहीं, पार्ट नंबर 8 में रेड डेटा बुक के बारे में बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा जाके बुआ, अगर नहीं देखे होंगे तो। वाई इज इट इम्पोर्टेंट, बोल रहा है कि रेड डेटा बुक क्यों हम लोगों के लिए जरूरी है। तो वो रेड डेटा बुक में क्या होता है कि जितने भी इंडेंजर स्पीसीज में जानवर है उसको क्या करता है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बुआ इससे क्या होता है एक अनुमान मिलता है हम लोगों को कि हाँ इस प्रजाति का क्या हो रहा है, स्पेसीज का क्या हो रहा है, संख्या कम हो रहा है, तो हम लोग उसको ब्रीडिंग कराने में मदद मिले, मतलब ब्रीडिंग कराते हैं उसका, ज्यादा से ज्यादा उसको पैदा कराते हैं, जन्म दिवाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो बुआ क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बुआ लगभग पूछे तो 8 क्लास में आता ही है, फिर से 11 12 में पढ़ना है, मतलब सारे ये क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भविष्य में आप लोग जाइएगा तो पढ़िएगा। नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तीनों में क्या कीजिए विभिन्नताएं बताइए। 3 को बॉक्स बना दीजिएगा, और एगो में नेशनल पार्क, एगो में बायोस्फीयर रिजर्व, एगो में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डिस्क्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाबू लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होता है उसको क्या कीजिए बुआ तो डिस्क्राइब कीजिए, बताइए। यानी कि डिफोरेस्टेशन का क्या प्रभाव पड़ता है हम लोगों पे, उसके बारे में क्या करना है बताना है, जानना है, समझना है। बना के और याद कर लीजिएगा बाबू, यही 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है, इस चैप्टर का पूरा रट जाना है, 7 क्वेश्चन रट जाइए चैप्टर खत्म। तो चलिए बाबू मिलते हैं अब नए सीरीज के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बाबू नए सीरीज का वीडियो जो आ रहा है वो हो सकता है कि क्लास 8 का ही हो कोई ना कोई चैप्टर, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि क्या करने ये क्लास 9th का रिवीजन सीरीज हम सोच रहे हैं कि लेके आए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू, बाय बाय।